नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो मौर्य युग के बारे में है। और इससे पहले हमने सिकंदर के भारत आगमन को पढ़ लिया था। तो देखिए, मौर्य वंश के आने से पहले अगर पूछा जाता है कि सिकंदर का आगमन कब हुआ था, तो आप कहेंगे जब मगध पर नंद वंश का शासन रहता है तो सिकंदर का भारत में आगमन होता है, आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर का आगमन नहीं बल्कि उससे पहले हो जाता है। ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कि प्रथम फर्स्ट शासक कौन सा था जिसने कि भारत में, विदेशी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो आप सिकंदर नहीं कहेंगे। सिकंदर नहीं था जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था विदेशी के रूप में। ये कौन सा था? तो ये ईरान के हखमनी वंश के डेरियस था। ठीक है। तो चूंकि इसका जो आक्रमण था कुछ थोड़े समय के लिए हुआ था, ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, इसलिए इसको उतना कह सकते वैल्यू नहीं दिया जाता है। इसके बाद आता है सिकंदर, इसके बाद सिकंदर आता है। ठीक है। और देखिए, ये जो हखमनी वंश था ना, मैंने भी बताया, इसके जो वंश थे डेरियस वंश, ये रहता है डेरियस वंश का जो प्रथम शासक रहता है। इसी से अशोक ने अभिलेख लिखने की जो कला है पत्थरों पर, उससे सीखा था। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने इसका कॉपी किया था। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले मौर्य वंश को जानते हैं, क्योंकि सिकंदर का हमने आक्रमण पढ़ लिया था। देखिए, जब हमने सिकंदर पढ़ा था तो हमने जाना था कि सिकंदर के थल सेना का प्रमुख था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। और नौसेना जहाजी बेड़ा का प्रमुख था निर्याकस। ठीक है। तो सभी तो वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसी एक अफवाह फैलाई थी कि जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस अफवाह के कारण, फिर और भी कारण था कि खुद सिकंदर की जो सेना थे वो युद्ध करना अब नहीं चाहते थे, क्योंकि लगभग आपने पढ़ा कि 2 साल तक, लगभग 2 साल तक 19 महीने तक जो सिकंदर था वो भारत में रहा था। तो उसकी सेना ने भी अपने हथियार उठा लिए थे, जिसके कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। तो सभी तो वापस चल जाते थे, चल गए, लेकिन ये जो थल सेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर था ना, उससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ मतलब ये जो अफवाह फैली है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या किया, वापस तो गया, लेकिन ये फिर से वापस लौट आता है भारत की जमीन पे, भारत की भूमि पर। कौन? तो सेल्यूकस निकेटर। और इसी का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो देखिए, जब वो वापस आता है तो वह व्यास नदी को पार करते हुए आता है। तो जब ये मगध के साम्राज्य में आता है तो इसे लगता है कि यहाँ का शासक नंद वंश होगा। ठीक है, घनानंद होगा। लेकिन घनानंद को तो इसके जाने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर राज्य को हासिल कर लिया था। तो यहाँ पर किसका शासक रहता है? मगध पर रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। तो जब ये वापस लौटता है तो इसका सामना होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। दोनों में घमासान युद्ध होता है और फिर यह चंद्रगुप्त मौर्य से कह सकते हैं कि हार जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, चलिए हम इसे किताबी भाषा में ही पढ़ते हैं। तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है 322 से 298 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य युग का ये प्रथम संस्थापक, या सबसे कर सकते हैं कि इसी ने नींव रखी थी। काफ़ी शक्तिशाली दृढ़ शासक रहता है। इसके गुरु कौटिल्य रहते हैं। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना किया। तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की जो माता थी, ठीक है, चंद्रगुप्त की जो माता थी ये शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी। देखिए, क्या होता है ना कि सभी विद्वान मौर्य वंश को, चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग जाति के बताते हैं। ठीक है। किसी का कहना है कि ये शूद्र जाति के थे, किसी का कहना है कि ये क्षत्रिय वंश के थे। तो इसे हम आगे
किसी और वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर दिया है एनसीईआरटी का जो सार है, उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसकी माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री रहती है, जो कि नंदों के रनवास में रहती थी। ठीक है, तो बौद्ध परंपरा। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया है। तो दूसरी पुस्तक जो कि बौद्ध है, बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। तो जो बौद्ध की जो पुस्तक है, बौद्ध की जो परंपरा है, उसके अनुसार जो मौर्य थे वो क्या थे, क्षत्रिय कुल के लोग रहते हैं। और संभव है कि यह चंद्रगुप्त जो है वो इसी वंश का था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, किसने, विलियम जोन्स ने। इस स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम था पालीब्रोथम, पाटलिपुत्रक था। और मुद्रा राक्षस नाटक की रचना जो कि विशाखदत्त ने किया है, उनकी 9वीं सदी में की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब देखिए जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी कह सकते हैं कि 6 लाख की फौज से संपूर्ण भारत को जीत लिया था। और चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाया। और दोनों शासकों ने एक समझौता किया कि जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। अब ये क्यों हुआ, तो हम इसे चलिए जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सेल्यूकस निकटर जब वापस लौटता है तो उसका सामना नंद वंश से नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से होता है और दोनों में युद्ध होता है। ठीक है, अब इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि सेल्यूकस जो है वो हार जाता है और इसकी जो बेटी होती है हेलेना, इसे कार्निया या फिर हम इसे हेलेना के नाम से भी जानते हैं, उससे ये अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, अब करने के बाद ये क्या करता है, इसे दहेज के रूप में या फिर कह सकते हैं कि विजेता के रूप में या उपहार के रूप में, आप जो भी समझ सकते हैं, कुछ क्षेत्र को दिया। वो क्या थे, काबुल, ठीक है, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ये क्षेत्र है, ये 4 क्षेत्र ये चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और साथ में ये क्या देता है, ये साथ में कह सकते हैं कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 500 हाथी सेल्यूकस को देता है। इसके बदले में ये देता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, क्योंकि आप जानते हैं हमने पढ़ा था कि मगध का जो साम्राज्य था वो काफ़ी घना जंगलों से भरा था, उच्च श्रेणी के हाथी मिलते थे। तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य देता है सेल्यूकस को, और उससे क्या देता है, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिमी का जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है सेल्यूकस। तो ये जो संधि होती है, इसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और इस वैवाहिक संबंध का जो विस्तृत उल्लेख है वो केवल एम्पियानस ने किया है। ठीक है, सिर्फ एक ही ने किया है। तो चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि रहती है। इसकी जो विजय है, अभियान है, हम इसे आगे और पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर तो चला जाता है, हमने पढ़ा था कि 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। सेल्यूकस वापस हारता है, अपनी पुत्री का विवाह यह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और फिर यह भी वापस चल जाता है। लेकिन अब सेल्यूकस क्या करता है, वो एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखता है, भेजता है, जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज।
ठीक है। इसी की पुस्तक है इंडिका, जिसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मौर्य वंश के बारे में पता चलता है कि किस तरह से इसके जो भवन थे लकड़ी के बने हुए थे और काफ़ी बेहतरीन थे। और सबसे बेहतरीन था प्राचीन भारत का इतिहास की जानकारी, मगध की जानकारी, वो इसी पुस्तक इंडिका में दी गई है। ठीक है, इसी इंडिका में दी गई और इसी में दिया गया है कि 7 वर्गों में 7 श्रेणियों में लोगों को बांटा गया था। और इसी में लिखा है इंडिका में कि जो भारतीय थे ना, भारतीयों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी ना कि लिखने में। और आज भी यही सच है, हम लिखने को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, हम पढ़ने में ज़्यादा कह सकते हैं रुचि रखते हैं। ठीक है। अब बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, जैसे कि एक अभिलेख है महास्थान, ठीक है, बंगाल में है, उस पर भी काम किया है। किस तरह से यूपी का एक स्थान है गोरखपुर का साहगोर, ठीक है, तो वहाँ पर अकाल होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों से कहा कि आप दान दीजिए, जरूरतमंद लोगों को दान कीजिए। तो सहगोर का जो अभिलेख है वो अकाल में राहत की सामग्री देने को कहता है। हम देखिए अशोक के अभिलेख को तो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने एक अभिलेख में लिखा है, दान देने की प्रथा चलाई है, नियम बनाया है। महास्थान बंगाल में है, उस पर भी इसने काम किया है, इसकी भी जानकारी एक अभिलेख से हमें मिलती है। ठीक है। फिर क्या होता है, हम आगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य अपनाते हैं, संलेखना विधि होती है, ठीक है, किस तरह से झील का निर्माण होता है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यू रखिए, अपने एग्ज़ाम में तैयारी में लगे रहे, क्योंकि देखिए परीक्षा तो आज नहीं तो 2 मंथ के बाद होगी ज़रूर। और आपको उस टाइम पे समय ना मिले या आप ये ना कहें कि आपका चुनाव नहीं हुआ, आपकी तैयारी नहीं रही, तो आप अपनी तरफ से तैयारी 100% का रखिए। बाकी सरकार का काम सरकार पे रखने दीजिए। धन्यवाद।